नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में जिले और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बीजेपी का कहना है कि इस दिन लोकतंत्र को कुचला क्या था। कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं उसे जनता तक पहुंचाया जाएगा कार्यक्रमों के जरिए, इस अभियान के जरिए। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता छात्रों से लेकर आम नागरिकों तक पहुंचेंगे और पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, संगठन के पदाधिकारी आयोजित होने वाले तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन बीजेपी जो संविधान हत्या दिवस मना रही है वो कितना जरूरी है, आज इसे समझने की कोशिश भी करेंगे, इस पर बातचीत भी करेंगे। तो इस बीच यहां पर आपको सुनाते हैं सबसे पहले संतोष पांडे जो कि सांसद हैं राजनांदगांव से, उन्होंने क्या कुछ कहा आपातकाल पर। ओपी चौधरी का क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। पूरा देश जानता है प्रेस के ऊपर सेंसरशिप, प्रेस पर ताले, प्रेस के विद्युत काटे गए, जनसंघ के, सोशलिस्ट पार्टी के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के ही अंदर के यदि कोई विरोधी हो उनको भी जेल में डाला गया। किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उसकी बात नहीं माने थे। नसबंदी बेधड़क चालू हो गई। यानी जो जो अनैतिक काम था, ये कहना चाहिए अत्याचार, बलात्कार, जबरन धरपकड़ करना, परेशान करना जनता को, ये उस काल में हुआ। व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुनवाई का अधिकार, किसी को गोली भी मार दिया जाए उस पे भी अदालती कार्रवाई के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया था। ऐसा दौर आया था। ये व्यक्ति पूजा की, परिवार पूजा की चरम पराकाष्ठा का दौर था, जब कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की थी। इसके अलावा 100 के लगभग बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को भी कांग्रेस ने हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। तो आपातकाल का ऐसा दौर था जब आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई थी, जेलों में भर दिया गया था, जेलों में लोगों को डाल दिया गया था। वो काला दिन के रूप में दर्ज हुआ है वो दिन 25 जून 1975 का, वो काला दिन जब मां भारती की आत्मा पर स्वार्थ की सत्ता का काला साया पड़ा था, जब इंदिरा गांधी के आपातकाल ने देश के संविधान को बंधक बनाया था, जब लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ कर रखा था, जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, तब देश में लोकतंत्र का सूरज ढल गया था और देश अघोषित तानाशाही के साए में कैद हो गया था। 21 महीनों तक चली आपातकाल की अवधि में विपक्ष की आवाज दबा दी गई थी, अखबार, प्रेस पर ताले जड़ दिए गए थे और न्यायपालिका को नजरअंदाज किया गया। इस पर आज बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश गुप्ता हैं, बीजेपी नेता हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज सिंह बघेल हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं द्वारिका जायसवाल जी, जो कि लोकतंत्र सेनानी हैं। उन्होंने उस दंश को झेला है जब उन्हें जेल में भर दिया गया था, जेल में रखा गया था 19 माह तक। आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आपातकाल का वो कैसा दौर था। द्वारका जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा। सर, उस दौर को जब भी याद करता है हर कोई सहम जाता है, सहर जाता है। आपकी जुबानी आप बताइए कि वो दौर कैसा था। आपात 76 की सारा देश चुपचाप थी। उसी बीच में सारे लोग पुलिस वाले बताया था, मेरे हमारे जब 11-12 लोगों को तत्काल जेल ले गए। बहुत लोग अपने डूब गए, अपने को बचाने के लिए अलग हो गए। इस प्रकार का कार्यवाही चलता रहा, पूरे देश में चल रहा था। इसी प्रकार जब 2 महीने के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ
के आह्वान पर राष्ट्रीय संसद संघ जो है वो एक राष्ट्रीय संगठन पार्टी है और ये संघ के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह करके जेल भरो आंदोलन का आह्वान हुआ। उसके अंतर्गत मैं भी बचा लिया था अपने आप को। तो 2 महीने के बाद जब आप सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रह करने के लिए हमने दीवारों में रात भर दीवारों में लेखन किया। सब जगह गए। सवेरे करीबन अपन 6 बजे यहाँ के शिव मंदिर से प्रारंभ होकर नारे लगाते हुए इंदिरा गांधी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इस प्रकार के नारे लगाते हुए पूरे शहर में पूर्ण बाजार चौक पर पहुंचने पर यहाँ तक टीआई कुछ पुलिस वालों के साथ आज हम लोग को गिरफ्तार किए हैं और गिरफ्तार करके बहुत सारे यातनाएं देते हुए, डांटते हुए, डपकते हुए, कहते हुए वहां से हमको अपने थाना लाए। थाना लाने के बाद बहुत सारे लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ गिरफ्तार हो गई है वायकता, इसलिए बहुत सारे लोगों में थाने के सामने बहुत सारी भीड़ होने के बाद रात भर तो हमको थाने में रखे, वह हमको जेल ले गए। जेल ले जाके वहां पर जी रायपुर की सेंट्रल जेल में हमको रखा गया। वहां पर जब गए तो भोजन में कंकड़ पत्थर, चावल में कंकड़ पत्थर, दाल कम, सब्जियां नहीं, भोजन भी कम, आधा प्लेट देना, इस प्रकार के। और बहुत सारे लोगों को आकर वहां पर कई लोगों को जेलर सुपरिटेंडेंट वहां रहते थे तो इस प्रकार का दबाव बनाते थे, भाई आप लोग सब दो, माफीनामा लिखो और उसके बाद जेल घर जाओ। पर कोई नहीं तैयार हुआ, इसलिए उन लोगों को कई प्रकार की यातनाएं हम लोग को देते रहे। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ तक डंडे से मारते थे। फिर भी हम चूंकि संघ के शासक थे, एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, इसलिए सब उस बातों को झेलते हुए, तकलीफों को झेलते हुए, इसलिए 50 साल के बाद भी आज भी उन चीजों को याद किया जा रहा है कि वो कैसा दौर था, वो कैसा समय था जब यात्राएं दी गई, किस तरह से लोगों को पीड़ा दी गई। जिसकी कोई गलती भी नहीं थी नरेश गुप्ता जी, उन्हें जेल में भर दिया गया था, मनगढ़ंत आरोप लगा दिए गए, जैसे कि द्वारका जी पर रेल पटरी उखाड़ने का आरोप लगा दिया, किसी ने कोई आवाज उठाई उसको सीधे जेल में डाल दिया गया, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। अब आपातकाल को 50 साल पूरे हो रहे हैं जब ये आरोप लगते हैं अभी वर्तमान में कि संविधान खतरे में है, उस दौर को कैसे याद करेंगे आप? देखिए 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस राष्ट्र पर अवैधानिक तरीके से आपातकाल लागू किया था। यह आपातकाल का बहाना था देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, जबकि आंतरिक सुरक्षा को नहीं, इंदिरा गांधी के सत्ता को, उनके गद्दी को खतरा था। क्योंकि प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो उनके चुनाव लड़ने को चुनाव जीतने को असंवैधानिक करार देते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसी निर्वाचित पद पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने यह असंवैधानिक कृत्य किया। और किस रूप में और किस सिस्टम से उन्होंने इमरजेंसी लागू किया वो भी बड़ा हास्यास्पद है। मतलब ये समझ में आता कि कांग्रेस किस रूप में कैसा काम करती है, कैबिनेट से कैसे पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास किया गया और प्रेसिडेंट को कैसे कंपेल किया गया और बिना लोकसभा से पारित किए हुए कैसा इस देश में आपातकाल लागू किया गया और किन परिस्थितियों से राष्ट्रपति से दस्तखत कराया गया। ये तो इसको लागू करने का सिस्टम था इनका, किस तरीके से, किस दबाव से और किस दमनात्मक रूप से इन्होंने उसको लागू किया। और सबसे बड़ी बात, लागू करने के बाद जो इस देश के प्रजातंत्र को खत्म किया, हत्या की, इस देश के संविधान को त्राहिमाम कर दिया इन्होंने। इस देश की जनता को ऐसे क्रूर शासक के समय को समझने के लिए, जानने के लिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता जब आगे काम करेगी, जब नेता निर्वाचित करेगी, प्रजातंत्र में कार्य करने जाएगी, तो उसे यह बात का जानकारी होना चाहिए कि इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कुकर्म किया था, किस राजनीतिक दल ने
इस देश को कैसा हाईजैक किया था, इस प्रजातंत्र को कैसा सर्वनाश किया था। वे तो मतलब 21 महीने को, मुझे ऐसा लगता है जो लगभग 21 महीने का कार्यकाल था, उसको तो हिंदुस्तान के इतिहास से हटा देना चाहिए। इतिहास, ब्लैक हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, एक चैप्टर इतना होना चाहिए, बाकी रूटीन से हटा देना चाहिए। वो 21 महीने का एक अलग कालखंड का एक अलग इतिहास लिखना चाहिए। इंदिरा जी ने जो किया उस बीच में, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनके कैबिनेट के विरोधी भारतीय जनता पार्टी जो आज है, उसके पूर्ण जनसंघ के हमारे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अटल जी, राजनाथ सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को, जयप्रकाश नारायण जी, जो इस पूरे इमरजेंसी के समय इनके इस कृत्यों को उखाड़ फेंकने के लिए जिल्यूट कर रहे थे, उनको किस रूप में कैसे जेल लेके गए, केवल क्या आधार क्या था, और उनको जेल ले जाकर कैसे प्रताड़ित किया गया। अटल जी के साथ क्या क्या नहीं किया गया, उनकी एक किडनी खराब हो गई, उसका तक इलाज नहीं कराया इन लोगों ने। आप सोचिए ये कितना डरावनात्मक स्वरूप था। किसी भी मीडिया हाउसेस को ये कार्य नहीं करने देते थे। जो मीडिया हाउस थोड़ा सा भी एंटी गवर्नमेंट न्यूज चलाती थी या कोई चीज न्यूज चलाती तो नहीं थी, उसे पब्लिकेशन का समय था, पब्लिश करती थी, उसके बिजली काट दिए जाते थे, उनके एम्प्लॉइज को तंग किए जाते थे, उनके मालिकों के दूसरे व्यापार को प्रभावित करते थे। ये इनका कार्य प्रणाली थी। इतना ही नहीं, बिना बताए लोगों को इमरजेंसी में उठा के ले जाया जाता था। मतलब हद तो तब हो गई थी कि इन्होंने बोला कि यदि आप गोली से मार दो भी तो भी पूछने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी के दौरान ऐसा आदेश जारी हुआ कि आप लोगों को इनकाउंटर करके मार दीजिए, क्यों मारे हैं यह बताने की जरूरत नहीं। ये क्या, और ये सब कुछ किया क्या नरेश, सत्ता में बने रहने के लिए? स्वतंत्र भारत नहीं, मुझे लगता है कि अंग्रेजों का शासन था। ये सब कुछ किया गया है सत्ता में बने रहने के लिए। प्रेस की आजादी छीन ली गई, लिखने से रोका गया। मनोज जी, जब संविधान की कॉपी दिखाकर, कॉपी लहराकर यह बात कही जाती है मनोज जी कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसे में देश को और जनता को समझने की जरूरत है कि रियलिटी और फेक में क्या अंतर है। मनोज जी। बिल्कुल संभव जी, आपने सही कहा। जिस तरह से हम 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको देखते हैं और उसमें निहित भावनाओं को समझते हैं, तो यही लगता है कि दरअसल उस समय किस इंटेंशन के साथ 42वां संविधान संशोधन जो है वो लागू किया गया था, और इसको एक तरह से लघु संविधान कहा जाता है। और उसमें केंद्र सरकार को असीमित शक्तियां दे दी गई, न्यायपालिका की शक्तियों को बहुत कमजोर कर दिया गया, और एक तरह से उस पूरे जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें ये हो गया था कि प्रधानमंत्री को जो है सर्वशक्तिमान बना दिया गया था, और जो सीधे तरह से जो मूल ढांचा कहा जाता है, संविधान का मूल ढांचा, उस पर हमला था। और यही कारण है कि उस समय न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसको लेकर आलोचना हुई थी पूरे इमरजेंसी की, और खासतौर पे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लागू हुआ था। और उस दौरान जिस तरह की बातें सामने आई कि जैसे ही आधी रात को 25 जून 1975 को आधी रात को राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की, रातों रात अखबारों के कार्यालयों के बिजली काट दिए गए जिससे किसी तरह का कोई पब्लिश ना हो सके वहां पे, और प्रेस सेंसरशिप के अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया गया। और मनमाने तरीके से, जैसा नरेश गुप्ता जी ने बताया, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं कि जो है निर्दोष लोगों को जाके किसी भी तरह का जेल में ले जाया गया। इसी तरह से जो संजय गांधी के नेतृत्व में जो नसबंदी अभियान चला, वो इस पूरे इमरजेंसी का एक काला अध्याय के रूप में उसे भी देखा जाता है कि गांव-गांव में जो है स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की जीप जाती थी और भोले भाले लोगों को उठा के और उनका जबरन नसबंदी कर दिया जाता था। बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि 70 साल से अधिक के लोगों का नसबंदी किया गया, इधर 18 साल से कम उम्र के लड़कों की नसबंदी की गई। तो इस तरह से उस समय जो है जो
स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, इन सभी अधिकारों को बैन किया गया और सरकारों ने जमकर मनमानी उस दौरान की। ऐसे कई मीसाबंदी तो साहब, रहे मैं हैं थोड़ा सा जिन पर सप्लीमेंट कोई करना चाहता आरोप नहीं था, लेकिन मनगढ़ंत आरोप उन पर मनोज जी लगा दिए गए। उन्हें जेल में भर दिया गया, भूसों की तरह उसमें जेल में भर दिया गया, यातनाएं दी गई, डंडों से पीटा गया, खाना तक नहीं दिया जाता था। इससे समझ में आता है कि आपातकाल का वो दौर कैसा रहा होगा। नरेश जी, आपातकाल का आरोप जब भी कांग्रेस पर लगता है, आपातकाल की जब भी बात कांग्रेस से होती है तो दबी जुबान से वो जरूर कहती है कि गलत था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो सार्वजनिक रूप से इससे अभी तक इस गलती को स्वीकार नहीं कर पाई? देखिए, इसका मूल कारण है कि उनका चरित्र ही वही है। आपको गुप्ता साहब आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 में सरकार थी कांग्रेस की, और अभी 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। इनका चाल चलन और चरित्र इमरजेंसी के ही माफिक दमनात्मक हुआ करता था। ये उसी रूप पे काम करते थे, अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को हर हाल में पूर्णतः कुचल देना चाहते थे। ये इसलिए इसको जिंदा रखना जरूरी है। इस राजनीतिक दल का चाल चलन और चरित्र इमरजेंसी के ही माफिक है। और इन्होंने जब 39वां और 42वां संविधान संशोधन करके प्रधानमंत्री को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, क्या मजाक बना दिया था इन्होंने। कितना बड़ा, मतलब इस देश के साथ क्या करने जा रहे थे। इसलिए आज की जनता को, आज के नवयुवकों को, सबको यह जानने की जरूरत है कि आपातकाल क्या दिन थे। कांग्रेस ने, एक राजनीतिक दल ने इस देश के साथ कितना दंडात्मक कार्य किया है, इस देश की जनता को कैसे पीड़ा पहुंचाया। देखिए, 1980 में जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो शाह कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको चुन चुन कर नष्ट कराया, जहां जहां था पूरा नष्ट करा दिया। लेकिन कांग्रेस का यह दुर्भाग्य है और इस देश का सौभाग्य है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कॉपी थी जो जनता के सामने आ गई। अब सोचिए, मतलब उस शाह कमीशन की रिपोर्ट को भी समाप्त करने का दमनात्मक प्रयास किया सोनिया इंदिरा गांधी जी ने। ये चरित्र है इस राजनीतिक दल का। अब कल्पना करिए किस रूप में लेके जा रहे हैं। अरे एक कमीशन ने प्रॉपर लेट डाउन तरीके से एक जांच की, वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, रिपोर्ट पटल पे आई, उसके साथ ये व्यवहार, ये जो दूसरे राजनीतिक दल पर वो आरोप लगाते हैं ना, ये बहुमत के आधार पर दमन करने वाला राजनीतिक दल है। दमन करने वाले राजनीतिक दल हैं और आज भी इनका सारा स्वरूप वही है। आज वही दमनात्मक स्वरूप इनके राजनीतिक दल में, परिवारवाद एकदम सर्व कुछ इनके राजनीतिक दल में, और कुछ नहीं है परिवारवाद के छोड़, सिर्फ परिवारवाद, गांधी नेहरू परिवार ही सर्वोपरि है। उसके छोड़ उस राजनीतिक दल में किसी की कोई हैसियत नहीं है। हर व्यक्ति उसी का गुणगान करता है। सोचने वाली बात है कि उस दौर में लोगों ने इतना कुछ सहा है, वो कैसे सहा होगा और किस दर्द से वो गुजरे होंगे। द्वारिका जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे मैं और विस्तार से समझना चाहूंगा कि उस वक्त का जो दौर था, कहा जाता है कि सरकार ने कहा जो हम कहें वही सही, चुप रहो, खामोश रहो, हमने जो कहा उसे मानो, प्रदर्शन बैन, आंदोलन बैन, ना कोई रैली, ना कोई नारा, सब कुछ बंद। उस समय इतना भय था लोगों में, एक दूसरे से हमसे की बात करने के लिए लोग डरते थे। यहां तक कि पत्रकारों का कलम बंद हो गया, बुद्धिजीवियों का मुंह बंद कर दिया गया। इस प्रकार के अत्याचार हर आदमी यही भय से होते थे। यहाँ तक कि यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों का दोहन करते थे, डर बताकर, भय बताकर कि अगर आप हमको इतने पैसे नहीं देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार कई लोग हैं, जैसे भीखम चंद जी वगैरह, बहुत सारे लोग यहाँ थे, इनको जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति थे। इस प्रकार का पूरा देश में भय, यहाँ तक कि मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँ कि इतना भय तो कभी अंग्रेज जमाने में नहीं रहा होगा। उतनी अत्याचार इनके कार्यकर्ता, इनके शाह पर वही अत्याचार चरम पर था। मनोज जी, कहीं ना कहीं इस बात को ये जरूर मानती है कांग्रेस की जो आपातकाल था वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि जहां पर भी, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर पेंशन बंद कर दी जाती थी। इससे यह समझ में आता है कि इसे सही मानती रही है कांग्रेस। मनोज जी,
और देखिए, चूंकि न सिर्फ देश में बल्कि विश्व स्तर पर इसकी आलोचना हुई थी, इमरजेंसी की आलोचना उस समय यूएसए ने भी की थी। हालांकि यूएसएसआर जो है उसने इसका सपोर्ट किया था और इसको जो है कठोर कदम के रूप में लिया था कि सुधारों के लिए कठोर कदम के रूप में आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से उसके बाद जो चुनाव हुए और चुनाव में जो नतीजा आया, उससे ये साफ था कि जनता में इसकी स्वीकार्यता नहीं थी, बिल्कुल भी स्वीकार्यता नहीं थी। इसीलिए उस समय के अवसर पर, जबकि बहुत ज्यादा संचार माध्यम नहीं थे, केवल मौखिक प्रचार से जो है चुनाव परिणाम एकदम पलट गए थे। और जो चुनाव हुआ था उसमें जो जनसंघ है और जनता पार्टी जिसने चुनाव लड़ा था, उसको भारी बहुमत जो है संसद में मिला था। तो निश्चित तौर पर जो है उस समय चारों तरफ आलोचना हुई थी, आज भी होती है कि जो 1975 में जो आपातकाल लगाया गया, एक तो एक शब्द जो उस समय संविधान में था, आंतरिक अशांति, उसका मिसयूज किया गया। और यही वजह है कि बाद में जब संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो इस बात पर बहुत बहस हुआ कि ये आंतरिक अशांति के आधार पर जो लगाया गया था इमरजेंसी, वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए उसको विलोपित करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो इस तरह से चूंकि राजनीतिक दल है कांग्रेस, इसलिए उस चीज को डिफेंस करेगा ही, लेकिन चौतरफा इसकी आलोचना होगी संभव। नरेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि अब संविधान हत्या दिवस क्यों जरूरी और कितना जरूरी है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, संविधान हत्या दिवस इस देश के प्रत्येक नागरिक को जानना इसलिए जरूरी है कि तत्कालीन सरकार ने इस देश के संविधान के साथ क्या माहौल किया। देखिए, जस्टिस खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए इंटाइटल थे, उसको सिर्फ इस आधार पर उन्हें नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था। और जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का हुआ करता था, उसे किस अधिकार से तत्कालीन कांग्रेस ने 6 साल का किया था। ये सारे इनके कुकृत्यों को जनता को जानना जरूरी है। हमारे देश में एक समय काल यह था, यह जनता को जानना जरूरी है। इससे जनता को सबक मिलेगी और आगे जनता को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करने का मौका मिलेगा और डिसीजन लेने के लिए ये मार्गदर्शक होगा उनके लिए। बहरहाल आपातकाल से रोज भाषण देती है, बिल्कुल आपातकाल से लेकर जनता और राजनेताओं दोनों को सबक लेने की जरूरत है। नरेश जी, जनता को यह समझना होगा, जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनेताओं को चुनती है वो सोच समझकर ठोक बजाकर चुने। और राजनेताओं को यह समझना होगा, अगर उन्होंने तानाशाही की तो उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा। मनोज जी बहुत धन्यवाद, नरेश जी बहुत धन्यवाद और द्वारका जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।